हेलो स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। स्टूडेंट, एक बार फिर आप सबका स्वागत है मेरे साथ हमारे टारगेट RIMC में, जिसमें हमारी सीरीज गोइंग ऑन है महायज्ञ की। और आज आहुति 15 का टर्न है, जिसमें हम वापस से जनरल साइंस के फिर से 50 क्वेश्चंस डिस्कस करने वाले हैं, जहां से आपके RIMC में मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस हिट करने वाले हैं। तो जल्दी से सिलेक्शन के लिए तपस्या करते हैं और स्टार्ट करते हैं आज की आहुति 15। तो स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट। बिफोर दैट, अगर आप प्रिपरेशन करना चाहते हैं फॉर एनी of the exam or you want to crack RIMC, RMS और इंडिया सैनिक स्कूल एंट्रेंस एग्जाम फॉर द नेक्स्ट सीजन, तो जल्दी से आप हमारा ज्योमेट्री स्कूल हॉस्टल को विजिट कर सकते हैं, क्योंकि 1 जनवरी से नेक्स्ट सेशन के लिए हमारे बैच स्टार्ट होने जा रहे हैं। और अगर आप ऑनलाइन प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो आप हमारी ज्योमेट्री स्कूल ऐप गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ पर आप लोगो देख सकते हैं इसकी मदद से आप इसको गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर पाएंगे, क्योंकि यहाँ पर आपको कंप्लीट कोर्स मिलेगा इन द रिकॉर्डेड लेक्चर फॉर्म भी आप इसको अवेल कर सकते हैं। इधर आप लाइव क्लासेस भी ले सकते हैं विद द एक्सपर्ट फैकल्टी। सो स्टूडेंट, अगर हॉस्टल की बात करें तो वी हैव अ कंप्लीट फैसिलिटी और यहाँ पर प्रॉपर बैच स्टार्ट किए हुए हैं, जहाँ से आप RIMC, RMS, सैनिक स्कूल, नवोदय कंप्लीट ईयर में आप किसी भी एग्जाम को क्रैक कर सकते हैं। इतने अच्छे से आपको पढ़ाया जाएगा। और सबसे जो बेस्ट फीचर है हमारे हॉस्टल फैसिलिटी का, कि आप इसको मंथली बेसिस पर भी अवेल कर सकते हैं। आपको प्रॉपर बल्क में अमाउंट फी को सबमिट करने की नीड नहीं है। आप 1 मंथ, 3 मंथ या 6 मंथ का प्लान, 1 ईयर का प्लान भी ले सकते हैं। फॉर मोर इन्फॉर्मेशन आप इन नंबर पर कॉल कर सकते हैं। ये हमारी वेबसाइट है, जिसके थ्रू आप लॉग इन करके किसी भी कोर्स की जानकारी ले सकते हैं कि किस तरीके से हम ऑनलाइन प्रिपरेशन कराते हैं। हमारी ऐप है ज्योमेट्री स्कूल ऐप, आप उसे भी डाउनलोड कर सकते हैं। सो स्टूडेंट, आज स्टार्ट करते हैं वापस से 50 क्वेश्चन। स्टूडेंट, वीडियो को पूरा देखना है, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। और बच्चों, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि RIMC का एग्जाम बिल्कुल पास आ गया है। अब आपको जो अच्छे मार्क्स दिला सकता है वो है ये क्वेश्चंस की प्रैक्टिस। तो आप हमारे साथ महायज्ञ सीरीज में बने रहें, जिससे कि आपकी GK तो अबव 55 यहाँ से हो ही जाना है, क्योंकि आपको एग्जैक्ट क्वेश्चन देखने को मिलेंगे अपने एग्जाम में। फिर आपको बाद में रिग्रेट होगा कि हमने क्यों नहीं प्रिपरेशन किया। तो आप रजिस्टर प्रिपेयर करना चाहते हैं तो रजिस्टर प्रिपेयर कर लीजिए, वरना हर क्वेश्चन को मेरे आंसर बताने से पहले आप कमेंट बॉक्स में अपने आंसर मेंशन करते हुए चलिए और मुझे बताइए आज आपका आउट ऑफ 50 कितना स्कोर होने वाला है। तो चलिए देखते हैं आज के मोस्ट इंपोर्टेंट 50 क्वेश्चंस। ग्रेनाइट, बेसाल्ट एंड द वोल्केनिक रॉक्स आर द टाइप ऑफ डैश रॉक्स। किस तरह के रॉक्स हैं जो आपका ग्रेनाइट होता है, बेसाल्ट होता है या वोल्केनिक रॉक्स हैं? तो इट मींस वोल्केनिक रॉक की बात कर रहे हैं तो ये मैग्मा से जरूर बने होंगे। तो हमारा जो करेक्ट ऑप्शन है फॉर दिस क्वेश्चन दैट इज इग्नियस रॉक्स, जो कि बेसिकली आपके प्राइमरी रॉक्स भी कहलाते हैं। तो दीज आर ऑल्सो कॉल्ड प्राइमरी रॉक्स बिकॉज दे आर शेप्ड आउट ऑफ मैग्मा। ये शेप्ड आउट होते हैं फ्रॉम द मैग्मा से। जब मैग्मा कूल डाउन होता है और सेटल होता है एट दैट टाइम योर इग्नियस रॉक्स फॉर्म। तो जो आपके बेसाल्ट, ग्रेनाइट और वोल्केनिक रॉक्स हैं वो एग्जांपल हैं किसका? इग्नियस रॉक्स का। सेडिमेंट्री की बात करें तो दीज आर फॉर्म फ्रॉम द प्री एग्जिस्टिंग रॉक्स। जो ऑलरेडी आपके प्री एग्जिस्टिंग रॉक्स होते हैं उनसे ये बनते हैं। मेटामॉर्फिक रॉक्स की बात करें तो जब मेटामॉर्फिक रॉक होता है, जैसे कि आपका मार्बल इज द एग्जांपल ऑफ मेटामॉर्फिक रॉक। बेसिकली ये बनता है आपके ओरिजिनल इग्नियस रॉक से। जब आपके इग्नियस रॉक्स पर हाई टेम्परेचर, हाई प्रेशर पड़ता है बहुत ज्यादा, तो उस एरिया में जो आपका ओरिजिनल इग्नियस रॉक है वो कन्वर्ट हो जाते हैं इनटू द मेटामॉर्फिक रॉक। तो स्टूडेंट, अगर आपका कोई भी यहाँ पर रॉक को रिलेटेड क्वेश्चन आया तो आप इसको कर पाएंगे। तो इग्नियस रॉक बेसिकली आपके प्राइमरी रॉक्स होते हैं जो मैग्मा से बनते हैं। सेडिमेंट्री रॉक्स आपके प्री एग्जिस्टिंग रॉक से होते हैं जो ऑलरेडी, और जैसे कि मार्बल आपका इग्नियस रॉक से बना है तो दिस इज अ मेटामॉर्फिक टाइप ऑफ रॉक। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 1 के लिए हमारा ऑप्शन ए करेक्ट है। आई होप आपका भी आंसर करेक्ट होगा। आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं कि आप 50 में से आज कहां तक पहुंचे हैं स्कोर करते हुए। Which planet is popularly known as morning star or evening star? Student, mark it, very important question because RMS, सैनिक एंड RIMC सभी में ये क्वेश्चन आता है। इन दोनों एग्जाम में ये ऑलरेडी आ चुका है, तो बी रेडी फॉर RIMC एग्जाम। किस प्लैनेट को हम मॉर्निंग स्टार एज वेल एज इवनिंग स्टार भी कहते हैं? तो यू कैन सी वीनस एज ईदर अ मॉर्निंग स्टार एज वेल एज योर इवनिंग स्टार। एंड इसकी रोटेशन की बात करें तो इट रोटेट फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट। ये रोटेट
रोटेट करता है ईस्ट टू वेस्ट, सन के जो चक्कर लगाता है तो इट रोटेट इनटू ईस्ट टू वेस्ट डायरेक्शन। तो वीनस को आप देख सकते हैं एज अ मॉर्निंग स्टार एज वेल एज अ इवनिंग स्टार। तो सनराइज से पहले आप इसे ईस्टर्न स्काई में देख सकते हैं। तो बिफोर सनराइज यू कैन सी दिस इन ईस्टर्न स्काई, आफ्टर सनसेट यू कैन सी इट इन द वेस्टर्न स्काई। और ये सैनिक में भी आया था इन 2019 और आरएमएस में भी आया हुआ है। तो इस क्वेश्चन के लिए आप रेडी रहे, आरआईएमसी में भी प्लैनेट्स को लेके, क्योंकि एवरी ईयर क्वेश्चन आते हैं। तो ए इज द करेक्ट आंसर। Move on to the next question. Which instrument used to measure the electromagnetic radiation? अगर आपको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस को मेजर करना है तो इसके लिए आप कौन सा इंस्ट्रूमेंट यूज करेंगे? तो बेसिकली जो आपके इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस की जो पावर होती हैं, तो द पावर ऑफ द इंसिडेंट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, अगर आपको इनकी इंसिडेंट रेडिएशन की पावर देखने की कितनी पावर के साथ ये इंसिडेंट हो रही है, तो यू हैव टू यूज अ इंस्ट्रूमेंट दैट इज नोन एज बोलोमीटर। तो बोलोमीटर is a device or instrument that is used to measure the power of incident electromagnetic radiation। तो बोलोमीटर यहाँ पर साइंटिफिक डिवाइसेस से एवरी ईयर एक क्वेश्चन आता है। तो करेक्ट आंसर इज डी। अमीटर की बात करें तो इट इज यूज्ड टू मेजर द इलेक्ट्रिक करंट। पायरोमीटर की हम बात करें तो बेसिकली इट इज यूज्ड टू मेजर द हाई टेम्परेचर। अगर आपको सब्सटेंसेस का हाई टेम्परेचर, सब्सटेंसेस का टेम्परेचर मेजर करना है तो यू हैव टू यूज पायरोमीटर। एंड कायरोमीटर इज ऑल्सो देयर, और कायरोजेनेसिस भी हम साइंस बोलते हैं कायरोमीटर, दैट इज यूज्ड टू मेजर लो टेम्परेचर। गैल्वेनोमीटर की बात करें तो इट इज यूज्ड टू मेजर द स्मॉल इलेक्ट्रिक करंट। अगर आपको किसी डिवाइस का स्मॉल या बहुत ही स्मॉल अमाउंट में इलेक्ट्रिक करंट और मेजर फंक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट मेजर करना है एट अ वेरी स्मॉल रेट, तो यू कैन यूज गैल्वेनोमीटर। तो दीज आर द 4 डिवाइसेस, बट द इंस्ट्रूमेंट दैट इज यूज्ड टू मेजर द स्पेक्ट्रम और द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन यू हैव टू यूज बोलोमीटर। सो डी इज द करेक्ट आंसर। अवेक्स स्टैंड फॉर AWACS। हमेशा RIMC में एक फुल फॉर्म जरूर आती है, तो व्हाट इज द फुल फॉर्म फॉर दिस? एयरबोर्न वार्निंग एंड कंट्रोल सिस्टम। तो दिस इज अवेक्स स्टैंड फॉर एयरबोर्न वार्निंग एंड कंट्रोल सिस्टम। दिस इज बेसिकली अ रडार सिस्टम। ये आपका रेडियो डिटेक्टिंग नेविगेशन होता है, जिससे आप क्या कर सकते हैं, अप्रोचिंग एरोप्लेन्स और इनको यूज करके आप किसी का भी अप्रोच्ड एयरक्राफ्ट और फाइटिंग एयर जेट्स को आप इससे ढूंढ सकते हैं। तो इट इज अ एयरबोर्न वार्निंग कंट्रोल सिस्टम, जो बेसिकली रेडियो वेव्स डिटेक्टिंग रेंज पर काम करता है, रडार पर। तो दिस इज फॉर एयरबोर्न वार्निंग एंड कंट्रोल सिस्टम। इस तरह के क्वेश्चन RIMC जरूर पूछते हैं, तो ऑप्शन ए इज करेक्ट। Move on to the next question. Very simple. Night blindness caused by the deficiency of vitamin. Which vitamin cause deficiency, or deficiency of which vitamin cause night blindness? अगर आपको रतौंधी या नाइट ब्लाइंडनेस जिसको आप बोलते हैं, सफर हैं आप उससे, तो आपके अंदर कौन से विटामिन की डेफिशिएंसी है? विटामिन के क्वेश्चन हमने पहले भी किए हैं, मैंने केमिकल नेम से भी कराए हैं। तो विच विटामिन डेफिशिएंसी कोज नाइट ब्लाइंडनेस? तो इट इज विटामिन ए, एंड द केमिकल नेम ऑफ दिस विटामिन इज रेटिनोल। हम पढ़ चुके हैं। बी कोज बेरी, सी कोज स्कर्वी, के कोज लॉस इन द इंजरी इन द ब्लड में लॉस होता है आपको, तो के हेल्प इन द ब्लड RBC फॉर्मेशन, और आपको इंजरी के टाइम पर अगर ब्लड लॉस होता है तो विटामिन के की कमी हो जाती है, फॉर दैट वी यूज द ग्रीन वेजिटेबल्स। तो यहाँ पर विटामिन ए इज रेस्पॉन्सिबल फॉर नाइट ब्लाइंडनेस अगर डेफिशिएंसी, एंड द केमिकल नेम इज रेटिनोल। ओके, मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज लिक्विड एट रूम टेम्परेचर? RIMC का प्रीवियस ईयर का भी क्वेश्चन है, मेटल नॉन मेटल पर एवरी ईयर एक क्वेश्चन आता है। तो इनमें से कौन है जो लिक्विड रहता है रूम टेम्परेचर? आयरन, ब्रोमीन, फॉस्फोरस, आयोडीन। सो ब्रोमीन यहाँ पर एक नॉन मेटल है बेसिकली, और नॉन मेटल आपके होते हैं ईदर इन द सॉलिड स्टेट और ईदर इन द गैसियस स्टेट, लाइक गैसियस ऑक्सीजन, नाइट्रोजन। फॉस्फोरस इज इन सॉलिड स्टेट। तो यहाँ पर जो ब्रोमीन है वो एक नॉन मेटल है जो आपको मिलेगा in laboratory in liquid state in a bottles. तो bromine is the correct answer that is found in liquid state at room temperature. Move on to the next question. Student, I hope आपको इन सब के आंसर आ रहे होंगे अच्छे से। Which of the following metal is the most reactive and stored in kerosene? इनमें से कौन से मेटल को केरोसिन में अंडर डिप करके रखा जाता है और जो कि मोस्ट रिएक्टिव भी है? स्टूडेंट, आपको याद होगा अगर आपने लास्ट सीरीज पूरा देखा है तो मैंने वहां पर आपको क्या कराई थी, रिएक्टिविटी सीरीज कराई थी। पोटेशियम, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, कैल्शियम, जिंक, इस तरीके से आपने इंक्रीजिंग रिएक्टिविटी सीरीज मैंने आपको शो की थी। तो विच इज द मोस्ट रिएक्टिव मेटल स्टोर्ड इन केरोसिन? तो पोटेशियम इज द मोस्ट रिएक्टिव
मेटल, सिंबल भी आ जाता है। इसके बाद होता है सोडियम, दीज आर द हाईली रिएक्टिव मेटल, दे कैन इजिली रिएक्ट विद ऑक्सीजन टू फॉर्म द ऑक्साइड्स एंड दीज आर विग्रसली रिएक्ट विद ऑक्सीजन। तो यहाँ पर पोटेशियम इज द हाईली रिएक्टिव और इन द अपर पोजिशन इन द रिएक्टिविटी सीरीज, तो डी इज द करेक्ट आंसर। पेट्रोलियम इज मेनली अ मिक्सचर ऑफ विच वन ऑफ द फॉलोइंग क्लास, पेट्रोलियम किस क्लास का मिक्सचर है? तो पेट्रोलियम इज बेसिकली अ मिक्सचर ऑफ कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन एंड द कंपाउंड्स दैट आर मेड अप ऑफ कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, बेसिकली दे आर नोन एज हाइड्रोकार्बन। तो पेट्रोलियम इज मिक्सचर ऑफ हाइड्रोकार्बन, दे आर मेड अप ऑफ कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। अच्छा क्वेश्चन है, आ सकता है एग्जाम में। सी इज द करेक्ट आंसर। A natural gas stored under high pressure is called, under pressure हम इसे स्टोर कर सकते हैं in a network pipelines, and you know that it is a very eco-friendly gas that we are nowadays used in our automobiles that can be used under high pressure. तो this is your CNG, आजकल हमारी फ्रेंडली ऑटोमोबाइल गैस है जिसे आजकल यूज किया जाता है इन ऑटोमोबाइल्स और इको फ्रेंडली है, लेस पॉल्यूटिंग है, तो इट इज कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, फुल फॉर्म भी आ जाती है इसकी। दिस इज अवर गैस नाउअडेज वी आर यूजिंग इन अवर ऑटोमोबाइल्स। एंड एलपीजी की बात करें तो लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, इस तरह के क्वेश्चन RIMC RMS सभी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। तो करेक्ट आंसर इज CNG, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस दैट कैन बी स्टोर्ड अंडर हाई प्रेशर इन नेटवर्क लाइंस, तो C is the correct answer. Central Rice Research Institute CRRI is situated in Chennai, Bangalore, Cuttack, Bhopal. तो CRI is in Cuttack, उड़ीसा, तो इट इज इन कटक उड़ीसा। इस तरह का एक क्वेश्चन जरूर आता है किसी की भी लोकेशन के लिए, तो ये कहाँ पर है? CRRI सेंट्रल। और जो हमारा इंटरनेशनल राइस इंस्टीट्यूट है वो कहाँ पर है? हमारा फिलीपींस में। ये क्वेश्चन भी आ जाता है कि वेयर इज इंटरनेशनल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट, दिस इज इन फिलीपींस। तो सेंट्रल राइस की बात करें तो दिस इज इन कटक उड़ीसा। मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। Atoms that have equal number of positive and negative charge are electrically, जो हमारे एटम्स होते हैं, हमने रदरफोर्ड का एटम स्ट्रक्चर मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था। रदरफोर्ड ने कंप्लीट स्ट्रक्चर को बताया है एटम के, जिसमें हमारे न्यूक्लियस में प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, दे आर पॉजिटिवली चार्ज है, न्यूट्रॉन्स आर नो चार्ज एंड द इलेक्ट्रॉन्स आर रोटेटिंग विद द नेगेटिव चार्ज इन द आउटर मोस्ट शेल्स। तो जो आपका एटम होता है जिसमें इक्वल नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्ज होते हैं एंड इक्वल नंबर ऑफ नेगेटिव चार्ज, दे आर इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल बिकॉज इक्वल नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्ज विल कैंसिल आउट द पॉजिटिव चार्ज, तो दे आर इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। तो एटम के ऊपर कैसा चार्ज होता है? दे आर इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। सी इज द करेक्ट आंसर। मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। सुनामीज आर नॉट कोज्ड बाय, सुनामी किसकी वजह से नहीं होता है? अर्थक्वेक, हरिकेन्स, अंडर सी लैंडस्लाइड, वॉल्केनिक इरप्शन, दीज कैन कोज टाइडल सुनामी। अंडर सी लैंडस्लाइड हो जाएगा तो भी सुनामी आ सकता है। अर्थक्वेक ऑल्सो कैन कोज सुनामी, बट हरिकेन्स, बेसिकली हरिकेन्स क्या होता है? दीज आर द सिनोनिम ऑफ साइक्लोन्स, मीन्स द वेरी हाई ट्रॉपिकल स्ट्रोम, जो तूफानी स्ट्रोम आते हैं बेसिकली दे आर नोन एज ट्रॉपिकल साइक्लोन्स और द ट्रॉपिकल स्ट्रोम्स। तो बेसिकली हरिकेन्स की वजह से ये एक हाई एयर का प्रेशर होता है, पूरा ट्रॉपिकल स्ट्रोम तूफान आता है जिसकी वजह से सुनामी, अंडर वाटर अर्थक्वेक आने के चांसेस नहीं होते हैं। तो सुनामी का बेसिकली क्या मीनिंग होता है? दैट इज इन जापानीज गोड में हम सुनामी का मीनिंग यहाँ से आया था, तो जापानीज गोड ये वर्ड लिया गया है जापानीज गोड से। सुनामी किसकी वजह से नहीं होता? हरिकेन की वजह से नहीं होता है। दीज आर साइक्लोन्स। द हॉटेस्ट प्लैनेट इन द सोलर सिस्टम, अगर हम हॉटेस्ट प्लैनेट की बात करें सोलर सिस्टम में तो करेक्ट आंसर इज योर मरकरी, वीनस, मार्स, जुपिटर। सो करेक्ट आंसर, भले ही मरकरी क्या है? नियर प्लैनेट है सन का, बट इट इज नॉट एज मच एज हॉट लाइक वीनस। तो वीनस इज द हॉटेस्ट प्लैनेट। वीनस का जो बेसिकली हम बात करें, इट इसकी कंपोजिशन की हम बात करें तो दिस इज बेसिकली कंपोज्ड विद कार्बन डाइऑक्साइड, एंड यू नो दैट कार्बन डाइऑक्साइड मेक द ग्लोब वार्म। अप्रोक्स 96 point something % इज कार्बन डाइऑक्साइड and 3% of something is of nitrogen. तो वीनस हमारा हॉटेस्ट प्लैनेट है बिकॉज ऑफ इट्स कंपोजिशन विद कार्बन डाइऑक्साइड। और इसके टेम्परेचर की बात करें तो इन सेल्सियस इट इज अबाउट 464 डिग्री सेंटीग्रेड, और मर्क्यूरी की बात करें तो इट इज 100 समथिंग सेंटीग्रेड इन सेल्सियस। तो बेसिकली वीनस इज द हॉटेस्ट प्लैनेट बिकॉज ऑफ इट्स कंपोजिशन, तो बी इज द करेक्ट आंसर।
मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, हु इज नोन एज द फादर ऑफ इंडियन सिनेमा। यू नो दैट कि फादर ऑफ इंडियन सिनेमा कौन थे, और उन्हीं के लिए ही एक अचीवमेंट अवार्ड दिया जाता है, दैट इज दादा भाई फाल्के साहेब फाल्के अवार्ड दिया जाता है, दादा साहिब फाल्के अवार्ड। तो करेक्ट आंसर इज हु इज नोन एज द फादर ऑफ इंडियन सिनेमा, ढूंढीराज गोविंद फाल्के। इसी के लिए दादा साहिब फाल्के अवार्ड दिया जाता है लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड में। तो ही इज नोन एज द फादर ऑफ इंडियन सिनेमा, ए इज द करेक्ट आंसर। Move on to the next question. The anti-malarial drug Quinone is obtained from the plant. The plant is किस plant से आप anti-malarial drug obtained करते हैं? और ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, RIMC का सबसे फेवरेट क्वेश्चन है। एवरी ईयर मलेरिया को लेके कोई ना कोई, चाहे इसका ट्रीटमेंट आए या इसका पॉजिटिव एजेंट आए, जैसे कि female anopheles is the carrier of malaria and the protozoa that cause it, that is a protozoa category. And what is that protozoa? Plasmodium that cause the malaria. and anti malarial drug जो क्यूनोन है, या तो कभी क्यूनोन पूछ लेते हैं कि कौन सी दवाई दी जाती है, वो कौन सा ड्रग है, तो दैट इज क्यूनोन। और इस बार पूछ लिया गया था कि ये किससे ऑब्टेन्ड होती है, इक्लिप्टस, नीम, चिनकोना, सिनेमन। तो करेक्ट आंसर इज सी। तो हम इसको ऑब्टेन्ड करते हैं फ्रॉम द बार्क ऑफ चिनकोना। और ये क्वेश्चन बच्चों बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जून सेशन में भी आया था, तो बी रेडी फॉर दिसंबर सेशन। तो इसके बार्क, ये इसका ट्री का डायग्राम है, यहाँ पर इमेज मैंने शो किया है, और इसकी बार्क से, छाल से हम इसको ऑब्टेन करते हैं। तो एंटी मलेरियल ड्रग जो होती है बेसिकली वो किससे ऑब्टेन की जाती है, क्यूनोन जो ऑब्टेन की जाती है सिंचोना ट्री से, हम इसको बार्क से ऑब्टेन करते हैं। तो सी इज द करेक्ट आंसर। हाइपरटेंशन इज द वर्ड यूज फॉर, हाइपरटेंशन बेसिकली किसके लिए यूज किया जाता है? हाइपरटेंशन मींस इंक्रीज इन द ब्लड प्रेशर। हाइपरटेंशन कंडीशन जब कब जनरेट होती है? व्हेन देयर इज अ इंक्रीज इन ब्लड प्रेशर। तो इसके लिए हम क्या यूज करते हैं? इंक्रीज इन बीपी। बीपी इज योर ब्लड प्रेशर। तो हाइपो मींस लो और हाइपर मींस अबव। तो हाइपर ब्लड प्रेशर जब होगा, इंक्रीज इन ब्लड प्रेशर होगा, दैट कंडीशन इज नोन एज हाइपरटेंशन। तो दिस इज द करेक्ट आंसर। मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। मैंग्रोव वेजिटेशन इन इंडिया इज मोस्ट एक्सक्लूसिवली फाउंड इन। जो मैंग्रोव वेजिटेशन होती है, बेसिकली बच्चों मैंग्रोव वेजिटेशन कौन सी होती है? द ट्रीज दैट लिव इन द कोस्टल इंटरडिलल जोन, जो बेसिकली आपके लो ऑक्सीजन एरिया में पाए जाते हैं। मैंग्रोव वेजिटेशन जब भी मिलेगा, दैट इज द एरिया विद कोस्टल एरिया और बेसिकली द इंटरडियल एरिया दैट हैज लो ऑक्सीजन एरिया। व्हाई? Because there is always the slow movement of water and there are lots of sediments are there that are carried by the rivers. तो basically मैंग्रोव वेजिटेशन आपको एक्सक्लूसिवली कहाँ देखने को मिलेगा? इन द सुंदरबंस डेल्टा। वेयर इन द सुंदरबन डेल्टा? इन द वेस्ट बंगाल, वेयर गंगा और ब्रह्मपुत्रा फॉर्म द डेल्टा, दैट इज सुंदरबन डेल्टा। तो मैंग्रोव वेजिटेशन जो होगा, दैट यू विल फाउंड एट द लो ऑक्सीजन लेवल वेयर देयर इज अ स्लो मूवमेंट ऑफ वाटर दैट अलाउ द सेडिमेंटेशन दैट टेकन बाय द रिवर। तो सो बी इज द करेक्ट आंसर। सुंदरबन डेल्टा में मैंग्रोव वेजिटेशन आपको मिलेगा इन द वेस्ट बंगाल। दिस इज द आंसर। बी इज द करेक्ट ऑप्शन। हु वॉज द फर्स्ट इंडियन टू गो टू द स्पेस? इंडिया फर्स्ट इंडियन जो स्पेस में गए थे, हु वॉज, स्पेस की हम बात कर रहे हैं, मून की बात हम नहीं कर रहे हैं, ध्यान से सुनेंगे। कल्पना चावला, राकेश शर्मा, सुनीता विलियम्स, रवीश मल्होत्रा। आई थिंक एवरीबडी नोज इट आंसर। कमेंट बॉक्स में आप मुझे इजीली बता सकते हैं इसका आंसर। तो करेक्ट आंसर इज राकेश शर्मा। और बेसिकली कभी कभी ईयर भी पूछ लिया जाता है, तो ईयर इज 1984 में ये स्पेस में गए थे। एंड विच स्पेसशिप ही हैज यूज्ड बेसिकली, तो इन्होंने जिस स्पेसशिप में ये गए थे, दैट वाज सुएज T11 वाज द स्पेसशिप। और किस ईयर में गए थे? 1984। तो दिस इज द स्पेसशिप इन 1984। तो राकेश शर्मा इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन। For galvanizing iron, which of the following is metal used? Galvanization means the coating of desired metal. Galvanization में every year RIMC से क्वेश्चन आता है, जून में भी एज इट इज एक क्वेश्चन आया है, 3 जून को जो एग्जाम हुआ था। तो गैल्वेनाइजिंग, कोटिंग करने के लिए, तो गैल्वेनाइजेशन इज अ कोटिंग ऑफ अ डिजायर्ड मेटल। जब आप अपने डिजायर्ड मेटल की कोटिंग करते हैं, क्योंकि यू नो दैट आयरन कैन इजिली रिएक्ट विद ऑक्सीजन और वाटर एट दैट फॉर्म द रस्ट ऑन इट बाय मेकिंग अ प्रोडक्ट दैट इज नोन एज आयरन ऑक्साइड, जिसको हम रस्ट बोलते हैं इन कॉमन लैंग्वेज। तो रस्टिंग से बचाने के लिए गैल्वेनाइजेशन में मेटल को जो है कोट किया जाता है। तो किस मेटल को हम कोट करते हैं ऑन टू द आयरन? तो उसके लिए हमें एक मेलिएबल मेटल चाहिए जो बारीक थिन शीट्स में कन्वर्ट हो सकता है। तो कोबाल्ट, एल्यूमिनियम, जिंक,
कॉपर और लेस रिएक्टिव भी होना चाहिए। तो करेक्ट आंसर इज इन द गैल्वेनाइजेशन प्रोसेस वी यूज जिंक टू कोट ऑन टू द आयरन। तो आयरन को प्रोटेक्ट करने के लिए, उसको रस्टिंग कोरोड होने से बचाने के लिए वी यूज अ मेटल दैट इज नोन एज जिंक। तो स्टूडेंट कभी आपसे गैल्वेनाइजेशन का प्रोसेस पूछ लिया जाता है, कभी बता दिया जाता है कि जिंक की कोटिंग किस मेटल पर की जाती है, कभी पूछ लिया जाता है कि गैल्वेनाइजेशन पे आयरन के ऊपर किसकी कोटिंग की जाती है। तो सी इज द करेक्ट आंसर। नेम द प्लैनेट विच इज इंपोर्टेंट विच इज नेम द प्लांट, सॉरी प्लैनेट बोलते बोलते प्लैनेट निकल गया। नेम द प्लांट विच इज इंपोर्टेंट फॉर सेरिकल्चर। फर्स्टली वी हैव टू नो दैट व्हाट इज सेरिकल्चर, दैट इज रियरिंग ऑफ सिल्क एट लार्ज, रियरिंग ऑफ सिल्क वर्म एट लार्ज स्केल। हम सिल्क वर्म को रियर्ड करते हैं लार्ज स्केल पे। वाई? फॉर द प्रोडक्शन ऑफ सिल्क, सिल्क के प्रोडक्शन के लिए हम यूज करते हैं। तो उसमें किस प्लांट का इंपॉर्टेंट रोल होता है? तो बेसिकली जो हम सिल्क वर्म को पालेंगे फॉर द प्रोडक्शन ऑफ सिल्क, उसके ककून से प्रोटीन फाइबर तैयार करता है वो, जिसके ककून से हम सिल्क फाइबर तैयार करते हैं। तो इसमें किस प्लांट का इंपॉर्टेंट रोल है? तो बेसिकली जो फीमेल सिल्क मोथ होती है दैट ले द एग्स ऑन मलबेरी टी, मलबेरी प्लांट का हम यूज करते हैं जिस पर वो ले करती है, और इसी के मलबेरी लीफ पर ककून रहकर अपना फूड भी लेते हैं। तो जो प्लांट हम यहाँ यूज करते हैं फॉर सेरिकल्चर, कभी हमेशा तो आरआईएमसी में या आरएमएस में सैनिक में सेरिकल्चर टेक्निक पूछने को आ जाती है कि रियरिंग ऑफ सिल्कवर्म क्या कहलाता है, तो दैट इज सेरिकल्चर। तो यहाँ पर मलबेरी इज द प्लांट जिसका हम इस बार इन्होंने क्वेश्चन को थोड़ा घुमा के पूछ लिया कि किस पे रह के फीमेल मोथ थाउजेंड्स ऑफ एग ले करती है, तो दीज आर द लीव्स ऑफ मलबेरी प्लांट। इसी तरह आपका पिस्टिकल्चर आ जाता है, पिस्टिकल्चर इज रियरिंग ऑफ फिशेज। इसी के बाद आपका एपीकल्चर पूछ लिया जाता है, दैट इज रियरिंग ऑफ हनी बीज फॉर हनी। इसी तरह हॉर्टिकल्चर, हॉर्टिकल्चर में लार्ज स्केल कल्टीवेशन ऑफ फ्रूट्स और वेजिटेबल्स। तो इस तरह के काफी क्वेश्चन आपके आ जाते हैं। लाइव स्टॉक, लाइव स्टॉक इज द राइट मीन, यहाँ पर हम लार्ज स्केल पर कैटल्स को रखते हैं फॉर द प्रोडक्शन ऑफ मिल्क मीट। इसी तरह से पोल्ट्री फार्मिंग में बर्ड्स को रखा जाता है फॉर फेदर, फॉर एग्स। तो पिस्टिकल्चर, एपीकल्चर, हॉर्टिकल्चर, लाइव स्टॉक फार्मिंग, पोल्ट्री फार्मिंग, इस तरह के क्वेश्चन हर एग्जाम में आपके पूछे जाते हैं। तो यहाँ पर जो प्लांट इंपोर्टेंट है फॉर द प्रोडक्शन ऑफ सेरिकल्चर और सिल्क दैट इज सी, मलबेरी प्लांट को हम यहाँ यूज करते हैं। एट विच पर्टिकुलर प्लेस ऑन अर्थ आर द डेज एंड नाइट्स आर ऑफ, डेज और नाइट्स किस प्लेस पर बिल्कुल इक्वल होते हैं? तो यू नो दैट दीज आर द पोल्स, नॉर्थ पोल, साउथ पोल एंड दिस इज योर इक्वेटर। और इक्वेटर पर आपके क्या होते हैं? उन कंट्रीज में डेज और नाइट बिल्कुल इक्वल होते हैं, दैट लाइज ऑन द इक्वेटर। तो ए इज द करेक्ट आंसर। एट इक्वेटर यू विल फाउंड डेज एंड नाइट्स आर इक्वल। द स्टडी ऑफ हेवनली बॉडीज, हेवनली बॉडीज की स्टडी क्या कहलाती है? हमने फर्स्ट क्लास में भी पढ़ी थी, लॉट्स ऑफ स्टडीज वी हैव कंप्लीटेड, तो दिस इज नोन एज एस्ट्रोनॉमी। तो प्लैनेट्स, कैलेस्ट्रियल बॉडीज, स्टार्स, सैटेलाइट्स, मून की स्टडी करने को हम क्या बोलते हैं? एस्ट्रोनॉमी इज द करेक्ट आंसर। ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, फेदोमीटर इज अ डिवाइस दैट इज यूज टू मेजर। फेदोमीटर बेसिकली यूज किया जाता है शिप्स पर। तो शिप पर हम इसे क्यों यूज करेंगे? टू डिटरमाइन द ओशन डेप्थ। इस तरह का ये डिवाइस होता है जिससे आप किसी भी ओशन की गहराई का पता लगा सकते हो। आरआईएमसी के लिए इंपॉर्टेंट है, बहुत पहले भी पूछा गया और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन रिपीट भी होते हैं। तो फेदोमीटर एक डिवाइस होता है जिसको हम यूज करते हैं टू मेजर द ओशन डेप्थ। मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। एंथोफोबिया इज द फियर ऑफ, एंथोफोबिया बेसिकली किसका फियर होता है? तो इट इज द, फोबिया मीन्स फियर और एंथो मीन्स फ्लावर। तो फ्लावर से फोबिया, जो इसको किसी को एलर्जी होती है, किसी फ्लावर का फियर होता है, तो दिस कंडीशन को हम कहते हैं एंथोफोबिया। स्टूडेंट अगर फोबिया आता है तो आप कंफ्यूज नहीं होंगे, आप ये नहीं सोचेंगे स्पेलिंग गलत है। इट इज द फियर ऑफ पर्सन्स और क्राउड्स। तो एंथोफोबिया अगर आता है तो इट इज द फियर ऑफ फ्लावर। तो सी इज द करेक्ट आंसर। स्टूडेंट अगर आपको इस तरह का क्वेश्चंस का भंडार चाहिए तो आप हमारी ऐप को आज ही डाउनलोड कर लीजिए, क्योंकि अब ज्यादा समय नहीं है। 3 दिसंबर को आपका आरआईएमसी होने वाला है, 18 दिसंबर को आप आरएमएस के लिए अपीयर होने वाले हैं और 8 जनवरी को आप सैनिक स्कूल के लिए अपीयर होने वाले हैं। सो स्टूडेंट अभी भी आपको लगता है कि आपकी प्रिपरेशन बिल्कुल फुल प्रूफ नहीं है और आपको क्वेश्चंस की नीड है, तो आपको कहीं और जाने की जरूरत नहीं है। ओनली यू हैव टू विजिट www.geometryschool.in। यहाँ पर हमारे पास कंप्लीट कोर्सेज भी हैं, साथ ही हमारे पास कोर्सेज है जहां पर अब आप मॉक टेस्ट और लाइव टेस्ट सॉल्व करके अपनी प्रिपरेशन को बिल्कुल एंड तक ले जा सकते हैं, क्योंकि इस टाइम पर आप जितने ज्यादा
माउस के कर्सर को यूज करने वाले हैं जस्ट फॉर क्लिकिंग, लेफ्ट क्लिक करते जाइए, आंसर देते जाइए और अपनी प्रैक्टिस को बिल्कुल स्ट्रॉन्ग कर लीजिए। तो इसके लिए आपको एंट्री करने की जरूरत है, लॉग इन करने की जरूरत है हमारी ऐप पर, जहां पर आपको हमारे सैनिक कोर्सेज के लिए परमवीर, महावीर, वीर कोर्सेज मिलेंगे। यहाँ आप देख सकते हैं वीर कोर्स पूरा कंप्लीट मॉक टेस्ट की सीरीज है, जहां पर आप जाके सिर्फ क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं, जो इस टाइम पर सबसे ज्यादा जरूरी है। सो स्टूडेंट, अगर आप आरएमएस का एग्जाम देने वाले हैं तो आप जैगुर और रुद्रा जो हमारे 9th क्लास के लिए है, यहाँ पर आप ले सकते हैं रुद्रा कोर्स, जिसमें कंप्लीट मॉक टेस्ट सीरीज है। 6 के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो देयर आर 2 कोर्सेज, चिनूक और तेजस। तेजस आप इस समय पे अवेल कर सकते हैं क्योंकि एंड टाइम है, आपके पास हार्डली 1 मंथ भी नहीं बचा है, सिर्फ क्वेश्चंस आपको बचा सकते हैं, क्वालिफाई करा सकते हैं, तो आप तेजस पैक को परचेज कर सकते हैं। अगर आप सैनिक 9th के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं बॉयज, तो आप अशोका, कीर्ति, शौर्य इस टाइम के लिए आपके लिए काफी बेनिफिशियल रहेगा। अगर आप नेक्स्ट ईयर अपीयर होने वाले हैं मींस इन 2024, तो अशोका आपके लिए बेनिफिट करने वाला है। तो आप हमारा कोई भी कोर्स अवेल कर सकते हैं और बहुत ही मिनिमम प्राइस है इनके, इतना ज्यादा आपको पैसा इस पे स्पेंड करने की जरूरत नहीं है। इतने में तो आप बुक्स भी नहीं परचेज कर पाएंगे जितने उसमें आप हमारा कोर्स लेके क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर सकते हैं। सबसे मेन की क्वेश्चंस आपके इस तरीके से डिजाइन किए हुए हैं कि क्वेश्चंस आपको रिपीटेड मिलेंगे और एग्जाम में आने वाले मिलेंगे। प्रीवियस ईयर पेपर हो, लाइव टेस्ट हो, आपको बिल्कुल लगेगा नहीं कि अपने मेन पेपर में ये क्वेश्चन हम कहां से आ गए हैं। आपको लगेगा कि आप ये पेपर पहले से कर चुके हैं और आपको क्लियर करना उसको इजी हो जाएगा। अगर आप आरआईएमसी के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो आरआईएमसी का भी सेम है, हमारे पास कंप्लीट पैकेज है और इसी तरह से हमारे पास मॉक्स भी हैं उसके, कि आप उससे क्वालिफाई कर सकते हैं। सो स्टूडेंट, क्वेश्चंस का भंडार है ज्योमेट्री स्कूल के पास, सीधा जाइए वेबसाइट पर रजिस्टर करिए या ऐप को डाउनलोड करिए और क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करिए। चलिए स्टूडेंट, मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर। अगर हम इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस की बात करें तो बेसिकली इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस होता क्या है, इसकी यूनिट एसआई यूनिट की बात तो हम बाद में करेंगे। तो बेसिकली इट इज द रेशियो ऑफ द पोटेंशियल डिफरेंस इन अ करंट कैरिंग कंडक्टर। जो आपका पोटेंशियल डिफरेंस होता है जिसे हम V से डिनोट करते हैं, तो दिस इज द रेशियो ऑफ द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द लेंथ ऑफ करंट कैरिंग कंडक्टर। जो भी आपका करंट कैरिंग कंडक्टर होता है, इससे कितना जो आपका करंट फ्लो कर रहा है उसका पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, V इक्वल टू IR, इसका फॉर्मूला भी होता है। इससे हम रिलेशन बना सकते हैं करंट का, I इज करंट, R इज रेजिस्टेंस, V इज इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस। तो यहाँ पर जो यूनिट होती है इसकी, तो यूनिट इज ओम। ये बताया गया था किसके द्वारा, ओम के द्वारा, तो यूनिट है इसका ओम। इस तरह से हम इसे डिनोट करते हैं, ओम इज द सिंबल यहाँ पर। तो जो यूनिट है इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस की ना करंट कैरिंग कंडक्टर, दैट इज द ओम, V इज द पोटेंशियल डिफरेंस। तो इट इज द रेशियो ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द लेंथ ऑफ द करंट कैरिंग कंडक्टर थ्रू इट। तो ओम इज द यूनिट। नेक्स्ट क्वेश्चन, डी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। Which of the following place is located at the bank of river सरयू। सरयू नदी के किनारे कौन सा प्लेस बसा हुआ है, तो अयोध्या इज द करेक्ट आंसर। यू नो दैट वाराणसी इज सिचुएटेड ऑन द बैंक ऑफ गंगा रिवर। कानपुर में भी कौन सी रिवर फ्लो करती है, दैट इज गंगा। इलाहाबाद, यू नो दैट गंगा यमुना सरस्वती का संगम होता है, दैट इज इन प्रयागराज। यहाँ पर तीनों फ्लो करती है और इन तीनों का प्रयागराज में यहाँ पर संगम होता है, उस प्लेस को हम संगम ही बोलते हैं। तो अयोध्या इज द प्लेस वेयर दैट इज सिचुएटेड ऑन द बैंक ऑफ सरयू रिवर। तो बी इज द करेक्ट आंसर। मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। द गंगा डेल्टा रीजन इज सुटेबल फॉर जूट कल्टीवेशन। जूट कल्टीवेशन के लिए स्टूडेंट आपको चाहिए कि हाइट, यहाँ पर हाई टेम्परेचर हो और अच्छा रेनफॉल हो, तब आप जूट की फार्मिंग कर सकते हैं। क्योंकि जूट को जो है वाटर में रखा जाता है उसके फाइबर्स को अलग अलग होने के लिए। तो यू रिक्वायर्ड अ हाई रेनफॉल अबव 150 सेंटीमीटर से ज्यादा का रेनफॉल आपको चाहिए। तो ड्यू टू द रिच फर्टाइल, कौन सी फर्टाइल सॉइल इसके लिए सुटेबल होती है विद टेम्परेचर और प्रॉपर रेनफॉल, गंगा डेल्टा रीजन में ये उगाया जाता है। बेसिकली इन द गंगा डेल्टा रीजन कहाँ है, इन द सुंदरवन वेस्ट बंगाल। तो इसकी खेती बेसिकली जूट फार्मिंग वेस्ट बंगाल में ही होती है। तो कौन सा सॉइल इसके लिए सबसे ज्यादा सुटेबल होता है, तो बेसिकली एल्यूवियल सॉइल इज द सुटेबल फॉर योर जूट फार्मिंग। क्योंकि जूट फार्मिंग में मैंने बताया इसके लिए ड्राई वेदर चाहिए इसको सुखाने के लिए और हाई रेनफॉल चाहिए अबव 150 सेंटीमीटर, जिससे कि आप इसको जो है इसके फाइबर्स को सेपरेट कर सके। तो जूट की फार्मिंग होती है इन द एल्यूवियल सॉइल। तो डी इज द करेक्ट आंसर। मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। हु इज नोन एज पंजाब केसरी। किनको, किस फ्रीडम फाइटर को पंजाब केसरी भी कहा जाता है। और एक और टर्म है इनके लिए, शेरे पंजाब। हम इन्हें शेरे पंजाब के नाम से भी जानते हैं। ही वॉज ऑफ आवर फ्रीडम फाइटर है लाला लाजपत राय। आई होप आप ये सबको पता होगा, हिस्ट्री से भी अच्छे स्टैटिक जीके के क्वेश्चन आते हैं। तो लाला लाजपत राय इज नोन एज शेरे पंजाब और द पंजाब केसरी। ए इज द करेक्ट आंसर।
नेक्स्ट क्वेश्चन, What does LED स्टैंड फॉर? LED आपने देखा होगा रिमोट सेल में आपके लगे होते हैं स्टार्टिंग में LED, बहुत छोटी छोटी लाइट्स होती हैं। तो व्हाट इज द फुल फॉर्म? ये क्वेश्चन RIMC में आया भी है स्टूडेंट। LED की फुल फॉर्म क्या होती है? दैट इज लाइट एमिटिंग डायोड। ये डायोड्स होते हैं जो हमारे किसी भी रिमोट या सेंसर्स में लगे होते हैं। तो फुल फॉर्म क्या है इसकी? लाइट एमिटिंग डायोड इज द करेक्ट आंसर। सो फॉर दिस क्वेश्चन सी इज द करेक्ट आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग इंडियन स्टेट इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ रबर? जो आपका लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है रबर का, मोस्टली 90% ऑफ द कंट्री का जो रबर प्रोड्यूस होता है वो इसी स्टेट में होता है। तो करेक्ट आंसर इज केरला। केरला इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ रबर। और सेकंड नंबर पे बात करें तो दैट इज योर तमिलनाडु इज द ऑन सेकंड नंबर। और इसके बाद हमारी अदर नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट इसके लिए लाइक आसाम है, तमिलनाडु है, वेस्ट बंगाल है, बट फर्स्ट वन इज योर केरला। केरला इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर, कंट्री का 90% इसी में ही प्रोड्यूस होता है रबर। तो केरला इज द करेक्ट आंसर। हायर प्रोडक्शन चाहे वीट का हो, राइस का हो या रबर का हो, क्वेश्चन इस तरह का RIMC में जरूर आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच कंट्री डेवलप्ड द फर्स्ट सुपर कंप्यूटर? सबसे पहला सुपर कंप्यूटर किस कंट्री ने बनाया था? तो योर यूनाइटेड स्टेट इज द करेक्ट आंसर। एंड विच कंप्यूटर वाज कंसीडर्ड एज योर फर्स्ट सुपर कंप्यूटर? दैट इज CDC 6600 एंड इट वाज इन्वेंटेड इन 1764। तो करेक्ट आंसर इज US, यूनाइटेड स्टेट में पहला फर्स्ट सुपर कंप्यूटर बना था, दैट इज CDC 6600। द बोरी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी लोकेटेड? बोरी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहां पर है? तो इट इज इन द होशंगाबाद डिस्ट्रिक्ट इन मध्य प्रदेश। बेसिकली आपका जो सतपुरा रेंजेस है, सतपुरा रेंजेस में आपका जो नेशनल पार्क है दैट इज सतपुरा नेशनल पार्क, मध्य प्रदेश में ही है। उसी में ही हमारी दो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, दैट इज बोरी एंड पचमराही नेशनल पार्क और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी आर सिचुएटेड इन द सतपुरा नेशनल पार्क। इन वेयर? इन मध्य प्रदेश सतपुरा रेंजेस। तो मध्य प्रदेश में आपकी बोरी और पचमराही वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है। तो यहाँ पर कुछ एंडेमिक स्पीशीज हैं, कुछ वहां की ही लाइक जायंट स्क्वेरल यहाँ पर पाई जाती हैं, बिसन पाए जाते हैं। तो इन मध्य प्रदेश बोरी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी in Madhya Pradesh. A is the correct answer. Move on to the next question. Largest asteroid in solar system? सबसे एस्टेरॉइड, you know that मार्स और जुपिटर के बेल्ट्स में क्या पाए जाते हैं? एस्टेरॉइड्स पाए जाते हैं। These are the astronomical bodies also. मार्स जुपिटर की बेल्ट में ये देखने को मिलते हैं। तो सीरियस इज द लार्जेस्ट एस्टेरॉइड इन द सोलर सिस्टम। सबसे बड़ा एस्टेरॉइड इज द सीरियस। आई होप आपका ये आंसर भी करेक्ट होगा। पेरिस्कोप इज यूज फॉर? पेरिस्कोप यूज किया जाता है फॉर व्हाट? मैग्नीफाइंग एक्सट्रीमली स्मॉलर ऑब्जेक्ट इनटू बिगर? नो, माइक्रोस्कोप वी यूज फॉर दैट। मैं आपको साथ साथ बताती चलूंगी करेक्ट है तो कौन सा इनमें से करेक्ट है। माइक्रोस्कोप यूज किया जाता है स्मॉलेस्ट ऑब्जेक्ट को बड़ा करके देखने के लिए। सीइंग ऑब्जेक्ट वाइल रिमेनिंग अंडर वाटर? यस, पेरिस्कोप की एप्लीकेशन हमने पहले भी पढ़ी थी। आप अंडर वाटर रहते हुए भी ऊपर ऑब्जेक्ट देख सकते हैं, जिसमें मैंने आपको बताया था मल्टीपल रिफ्लेक्शन के फिनोमिना पे ये वर्क करता है। तो आप कोई भी ऑब्जेक्ट नीचे रहकर देख सकते हैं। यहां पर जो इमेज बनेगी वो ऑब्जेक्ट वर्क करेगी किसके लिए? यहां। और यहां पर जो ऑब्जर्वर है आईपीस है वो उसको देख सकता है। तो पानी के नीचे रहते हुए भी हम ऑब्जेक्ट्स को देख सकते हैं विद द हेल्प ऑफ पेरिस्कोप। तो बी इज द करेक्ट आंसर। डिस्टेंट के ऑब्जेक्ट्स को देखना हो, स्टार्स को, तो वी विल यूज टेलीस्कोप। और इसी तरह से एनालाइज द स्पेक्ट्रम फॉर्म बाय द सनलाइट, इसके लिए हमारे विजिबल स्पेक्ट्रम डिवाइसेस होते हैं जिनको हम यूज करते हैं, दैट इज स्पेक्ट्रोमीटर टू यूज द स्पेक्ट्रम ऑफ सनलाइट, दैट इज द बीम ऑफ 7 रेज, द कलर्स ऑफ योर रेनबो। तो बी इज द करेक्ट आंसर। सीइंग ऑब्जेक्ट वाइल रिमेनिंग अंडर वाटर। पेरिस्कोप पे क्वेश्चन आता है RIMC में बार बार, उसके एडवांटेजेस को, यूजेस को सेपरेट कर देते हैं। इंटरनल बॉडी ऑर्गन को देखने के लिए भी एंडोस्कोप जो होता है उसमें भी यही प्रिंसिपल वर्क करता है पेरिस्कोप का। तो बी इज द करेक्ट आंसर। न्यूक्लिक एसिड एम्पलीफिकेशन टेस्ट NAAT, इन दिनों आपने 2 ईयर से इसका बहुत ज्यादा नाम सुना होगा। कोविड में हमने NAT न्यूक्लिक एसिड एम्पलीफिकेशन टेस्ट परफॉर्म किए हैं वायरस के RNA की स्टडी करने के लिए। तो इसी तरह ये मशीन लॉन्च की गई थी टू डायग्नोस, किसको डायग्नोस करने के लिए? हम लो डेंसिटी माइक्रोबियल कंडीशन को हम यहाँ मेजर कर सकते हैं टू डायग्नोज द मलेरिया। मलेरिया को डायग्नोज करने के लिए यूज किया जाता है न्यूक्लिक एसिड एम्पलीफिकेशन टेस्ट। बेसिकली इसे यूज किया जाता है जो लो डेंसिटी मलेरिया इन्फेक्शन होता है, आप इसे उससे क्योर डायग्नोज कर सकते हैं, इसका पता लगा सकते हैं। और इसके लिए हम कोविड में भी अब इसका यूज किया गया था वायरस की स्टडी करने के लिए। तो मलेरिया इज द करेक्ट आंसर।
विच साइंटिस्ट इज नोन एज द फादर ऑफ मॉडर्न जेनेटिक्स, जेनेटिक्स के फादर किनको कंसीडर किया जाता है? ग्रीगर जॉन मेंडल, हरगोविंद खुराना, टीएच मॉर्गन, चार्ल्स डार्विन, सभी ने अपना जेनेटिक्स में योगदान दिया है। इन्होंने आपका पूरा जेनेटिक कोड स्टडी किया है ह्यूमन का फॉर द डिटेक्शन ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस। मॉर्गन का हमारा चार्ल्स डार्विन ने इवोल्यूशन थ्योरी दिया है। टीएच मॉर्गन भी जेनेटिक्स में ही वर्क किया है, बट द फादर ऑफ जेनेटिक्स इज ग्रीगर जॉन मेंडल, जिन्होंने अपनी स्टैटिस्टिकल स्टडीज से पूरा लॉ ऑफ डोमिनेंस की स्टडी बताया है। लॉ ऑफ डोमिनेंस इन्होंने बताया है, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन इन्होंने बताया किस तरह से जीन सेग्रीगेट होते हैं, डोमिनेंट होते हैं। तो ही इज कंसीडर्ड एज द फादर ऑफ जेनेटिक्स। ग्रीगर जॉन मेंडल इज द करेक्ट आंसर। मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। द फोर्स दैट कीप द प्लैनेट इन अ रेगुलर ऑर्बिट, सारे प्लैनेट सन के अराउंड रिवॉल्व करते हैं अपने एक पर्टिकुलर एलिसिपिटल ऑर्बिट में। तो क्या फोर्स है जो इनको अपने एलिसिपिटल ऑर्बिट में रखता है? दैट इज देयर ग्रेविटी और देयर ग्रेविटेशनल पुल। हर प्लैनेट का अपना एक ग्रेविटेशनल पुल है जिसकी वजह से वो ऑर्बिट में स्टिक रहते हैं। इसी ग्रेविटी की वजह से वो अट्रैक्ट होते हैं टुवर्ड्स द सन। तो सी इज द करेक्ट आंसर। आई होप स्टूडेंट आज आप 50 आउट ऑफ 50 स्कोर कर गए होंगे। मुझे अपना स्कोर जरूर बताएंगे कमेंट बॉक्स में। वीडियो को पूरा देखना क्योंकि इट इज फॉर योर बेनिफिट। आपको यहां से बहुत सारे क्वेश्चंस लगने वाले हैं जीके के। हैंसन डिजीज इज द अदर नेम फॉर, किस डिजीज को हैंसन डिजीज के नाम से भी जाना जाता है? बेसिकली हैंसन डिजीज ने ही इस डिजीज को बताया है। इससे कोज होने किस माइक्रोओब से ये होती है? इन 1873 में इन्होंने इस स्लो ग्रोइंग बैक्टीरिया का पता लगाया था दैट कोज दिस डिजीज। एंड व्हाट इज दिस डिजीज? लेप्रोसी। लेप्रोसी इज अ क्रॉनिक इन्फेक्शियस डिजीज दैट इन्फेक्ट योर अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट, दैट इन्फेक्ट योर नर्व सेल्स, नर्व सेल्स को इन्फेक्ट करती है, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट को इन्फेक्ट करती है, स्किन को इन्फेक्ट करती है। इट इज कोज्ड बाय अ माइक्रो ऑर्गेनिज्म दैट इज नोन एज माइकोबैक्टीरियम लेप्रे, इसलिए इसको लेप्रेसी भी कहा जाता है। और हैंसन ने इसका पता लगाया था स्लो ग्रोइंग बैक्टीरियम का इन 1873 में, इसलिए इसे हैंसन डिजीज भी कहा जाता है। तो ए इज द करेक्ट आंसर। RIMC में आप बिल्कुल मान के चलिए डेफिशिएंसी डिजीज एंड माइक्रोबियल डिजीज पे एवरी ईयर 2-3 क्वेश्चंस होते हैं, तो क्वेश्चन ऐसे ही आने हैं बिल्कुल। तो ए इज द करेक्ट आंसर। BCG वैक्सीन इज गिवन अगेंस्ट विच डिजीज, किस डिजीज में BCG का वैक्सीन लगाया जाता है? पोलियो में आपको पोलियो ड्रॉप दी जाती है, दैट इज योर ओरल ड्रॉप होती है। जॉन साक ने इसका इन्वेंशन किया था। RIMC में आ जाता है क्वेश्चन। ट्यूबरक्लोसिस, हेपेटाइटिस A, मिजेलिस, मिजेलिस हमने पढ़ा था एयरबोर्न डिजीज है दैट अफेक्ट योर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट। TB की हम बात करें तो फॉर द इन्फेक्शन ऑफ TB वी गॉट अ वैक्सीन दैट इज BCG। बर्थ होने के 24 आवर्स में ही बेबी को, ये इन्फेंट को लगाई जाती है। बेसिकली ये क्या होता है? ये बैसिली कैलेमिटी ग्यूनेन का एक कॉम्बिनेशन होता है वैक्सीन का। तो बैसिली कैलेमिटी ग्यूरेन का एक कॉम्बिनेशन होता है वैक्सीन का, जो किसके लिए जाता है? टीबी के लिए दिया जाता है। माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस से ये डिजीज आपको होती है। एक बैक्टीरियम है जिसको फिर फंगल एंटीबायोटिक के द्वारा ठीक किया जाता है। तो ट्यूबरक्लोसिस, फॉर ट्यूबरक्लोसिस वी गेट अ वैक्सीन दैट इज नोन एज BCG। बी इज द करेक्ट आंसर। विच इज नॉट फाउंड इन जर्मन सिल्वर, जर्मन सिल्वर बेसिकली एक अलॉय होता है दैट इज यूज्ड इन योर टेबल वायर्स, दैट वी यूज्ड टेबल वायर्स में हम इसे यूज करते हैं। पार्ट्स ऑफ शिप में हम इन्हें लगाते हैं, तो जर्मन सिल्वर यूज किया जाता है। इसके अंदर क्या नहीं होता है? इनमें से कौन सा मेटल नहीं होता है? सिल्वर Ag, कॉपर Cu, जिंक Zn, निकिल Ni, इनमें से क्या नहीं होता है? तो करेक्ट आंसर इज ए। जर्मन सिल्वर बनाने को हम यूज नहीं करते सिल्वर, इट इज एन अलॉय। जर्मन सिल्वर इज एन अलॉय दैट इज अ मिक्सचर ऑफ वेरियस मेटल दैट इज मेड अप विद कॉपर, निकिल एंड जिंक। ये एक अलॉय है जो इन्हें यूज करके बनाया जाता है, जिसमें हम सिल्वर ऐड नहीं करते हैं। तो जर्मन सिल्वर में सिल्वर नहीं होता है। क्वेश्चन आ सकता है RIMC में, तो ए इज द करेक्ट आंसर। द यूनिवर्सल रेसिपिएंट ऑफ ब्लड ग्रुप, कौन सा ब्लड ग्रुप है जो यूनिवर्सल रेसिपिएंट है? मींस दैट कैन टेक ब्लड फ्रॉम एनी ऑफ द ब्लड ग्रुप। A पॉजिटिव से भी ले सकता है, B पॉजिटिव से, O पॉजिटिव से। तो दैट इज योर AB, बिकॉज AB ब्लड ग्रुप कंटेनिंग एंटीबॉडी फॉर बोथ A, फॉर B एंड O do not containing any antigen or antibody, that's why we also can use this blood group. तो AB is the universal recipient that can take blood from A positive, B positive और O positive से इसे ले सकते हैं। तो AB positive is the universal recipient, like O positive is universal donor. O जो है रेयर ब्लड ग्रुप होता है, डोनेट कर सकता है सभी को। तो O is universal donor, AB is universal recipient.
Move on to the next question. Which planet has been named after the Roman Lord of War? किसको रोमन लॉर्ड ऑफ वॉर के बाद प्लैनेट को नाम दिया गया है? तो यू नो दैट मार्स इज नेम्ड इज एज द रोमन लॉर्ड ऑफ वॉर के नाम से किसका नाम आया है? मार्स को नाम दिया गया है। तो सी इज द करेक्ट आंसर। लाइम वाटर कंटेन, बेसिकली लाइम वाटर के अंदर क्या होता है? दैट इज यूज फॉर द इन द प्रॉपर इंडाइजेशन। अगर नहीं हो रहा है तो वहां पर हम इसको यूज करते हैं इन द लाइक हम इसको कॉकटेल्स में भी यूज करते हैं। तो लाइम वाटर बेसिकली यूज होता है इन द टू मेक द न्यूट्रल सब्सटेंस, और ये बेसिकली क्या होता है? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। तो आप इसको उससे व्हाइट वॉश में ये नहीं होता है, लाइम वाटर आप व्हाइट वॉश में नहीं सोचेंगे, वो कैल्शियम ऑक्साइड होता है बेसिकली Ca2O। तो यहाँ पर जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड होता है, दिस इज योर लाइम वाटर। हम बेसिकली लाइम वाटर किसे कहते हैं? दिस इज अ सैचुरेटेड एक्वस सॉल्यूशन कंटेनिंग CaOH का होल ट्वाइस, दैट इज यूज एज फॉर योर pH रेगुलेटर के लिए हम इसे यूज करते हैं। तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड कंटेन लाइम वाटर, और वी कैन से दैट लाइम वाटर कंटेन कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH का होल ट्वाइस। बी इज द करेक्ट आंसर। द लास्ट मोलर इन ईच जो, दोनों ईच जो में जो लास्ट मोलर्स होती हैं बेसिकली वो क्या कहलाते हैं? इंसीजर, कैनाइन और प्रीमोलर। तो प्रीमोलर तो ऐसे ही नहीं हो जाने का। इंसीजर आर द फ्रंट टीथ के साइड में दे आर द कैनाइन, दे आर नोन एज द विजडम टीथ, और उन्हें हम अक्कलदाढ़ भी बोलते हैं। तो विजडम टीथ इज द करेक्ट आंसर, दैट इज फाउंड इन द ईच जो। सी इज द करेक्ट आंसर। The body require vitamin B12 and folic acid. Folic acid basically is your B1 और B12 इज योर साइक्लोकोबालामीन। ये हमें किस लिए जरूरत होते हैं? बेसिकली फोलिक एसिड हम यूज भी लेते हैं, इंटेक करते हैं, और B12 हम इंटेक करते हैं फॉर द न्यूरल ट्यूब के डेवलपमेंट के लिए। जो बेबी होता है यूट्रस में, उसकी न्यूरल ट्यूब अच्छे से डेवलप हो, उसके लिए हम B12 लेते हैं जिससे कि ब्लड अच्छे से फ्लो। तो बेसिकली जो आपका फोलिक एसिड और B12 है वो बॉडी में रिक्वायर होता है फॉर द प्रोडक्शन ऑफ लॉट्स ऑफ RBC, जिससे बॉडी में अच्छे से RBC बन सके। तो फोलिक एसिड योर B1, और दोनों ही आपके B सीरीज के ही यहाँ पर विटामिन है। B12 इज साइक्लोकोबालामीन और B1 इज योर फोलिक एसिड। तो सी इज द करेक्ट आंसर। एप्पल जूस, बेसिकली एप्पल जूस क्या है? मिक्सचर है, कंपाउंड है, एलिमेंट है, मॉलिक्यूल है। तो एप्पल जूस इज अ मिक्सचर ऑफ ग्लूकोज, फ्रुक्टोज, सुक्रोज, जो आपके फ्रूट्स होते हैं, फ्रुक्टोज, सुक्रोज, ओलिगोसैक्राइड, पॉलीसैक्राइड से बने होते हैं बेसिकली पॉलीसैक्राइड दैट कंटेन द मैनी यूनिट्स ऑफ सैकरीन, और सैकरीन आर द योर ग्लूकोज, फ्रुक्टोज, सुक्रोज। तो इट इज अ मिक्सचर ऑफ मैनी पॉलीसैक्राइड कंपाउंड। तो ए इज द करेक्ट आंसर। मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। लिक्विड एंड गैसेज टुगेदर आर कॉल्ड। तो जो आपके लिक्विड और गैसेज है उन्हें हम क्या भी बोलते हैं? मटीरियल, फ्लूइड्स, ग्रुप, गैसेज, नन ऑफ दीज। तो बेसिकली योर लिक्विड और गैसेज आर कंसीडर्ड एज अ फ्लूइड, और फ्लूइड और गैसेज और जो आपके लिक्विड होते हैं वो भी क्या करते हैं? कंटेनर की वॉल्स पर प्रेशर डालती हैं, और इनके द्वारा लगने वाले प्रेशर को, जो लिक्विड और गैस आपका प्रेशर डालती है, उस प्रेशर को हम ड्रैग बोलते हैं। तो लिक्विड और गैसेस हम क्या बोलते हैं साइंस लैंग्वेज में? दे आर कंसीडर्ड एज फ्लूइड, और फ्लूइड के द्वारा लगने वाला, इनकी वॉल्स पर लगने वाले प्रेशर को ड्रैग कहा जाता है। ये क्वेश्चन आ जाता है फोर्स प्रेशर से। तो लिक्विड और गैसेस क्या कहलाती है? फ्लूइड्स कहलाती हैं। विच ऑफ दीज सब्सटेंस हैज द हाइएस्ट स्पेसिफिक हीट? बेसिकली स्पेसिफिक हीट क्या होती है? तो इट इज द अमाउंट ऑफ हीट। स्पेसिफिक हीट हमें पता होना चाहिए। तो इट इज द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड बाय अ सब्सटेंस टू जस्ट हीट अप द एनी सब्सटेंस। किसी भी सब्सटेंस को उसके 1 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पर हीट अप करने के लिए जो अमाउंट चाहिए, हीट का अमाउंट चाहिए, उसे हम कहते हैं उस मेटल की या उस एटम की, किसी भी मॉलिक्यूल की स्पेसिफिक हीट। तो स्पेसिफिक हीट इज द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू इंक्रीज द टेम्परेचर ऑफ एनी सब्सटेंस अप टू 1 डिग्री सेंटीग्रेड। तो सबसे ज्यादा हाईएस्ट स्पेसिफिक हीट किसकी होती है यहाँ पर? आयरन, कॉपर, मर्क्यूरी, वाटर। तो करेक्ट आंसर इज वाटर, H2O। और अगर हम किसी मेटल या नॉन मेटल की बात करें तो हाइड्रोजन की सबसे ज्यादा, एलिमेंट हाइड्रोजन की सबसे ज्यादा स्पेसिफिक हीट होती है। यू नो दैट वाटर में भी कौन सा है यहाँ पर एलिमेंट है? हाइड्रोजन गैस। तो यहाँ पर डी इज द करेक्ट आंसर। तो वाटर हैज द हाईएस्ट स्पेसिफिक हीट। तो डी इज द करेक्ट आंसर। इकोलॉजी डील्स विद, यू नो दैट इकोलॉजी इज द स्टडी ऑफ इकोसिस्टम। तो पहले तो आपको इकोलॉजी पता होना चाहिए। इट इज द स्टडी ऑफ इकोसिस्टम, एंड इकोसिस्टम इज मेड अप ऑफ अवर लिविंग और नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म। इकोसिस्टम हमारे लिविंग और नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म के बीच का जो रिलेशन होता है, उसके कंप्लीट सिस्टम को हम इकोसिस्टम कहते हैं।
इकोलॉजी इज द स्टडी देयर रिलेशनशिप। अगर हमें ऑर्गेनिज्म का उनके एनवायरमेंट के साथ रिलेशनशिप देखना है कि किसी भी बायोटिक कंपाउंड, बायोटिक मींस लिविंग कंपाउंड लाइक माइक्रो ऑर्गेनिज्म, प्लांट, एनिमल्स का किसी भी एबायोटिक कंपोनेंट लाइक लैंड, एयर, वाटर, सॉइल के साथ किस तरह का रिलेशनशिप है, कैसे हम अपने एनवायरमेंट में सर्वाइव कर रहे हैं, तो उसकी कंप्लीट स्टडी क्या कहलाती है, इकोलॉजी। तो इकोलॉजी इज द स्टडी दैट डील्स विद द रिलेशनशिप बिटवीन ऑर्गेनिज्म विद देयर एनवायरमेंट। तो सी इज द करेक्ट आंसर। और ये जो हमारा इकोलॉजी हम कहां पढ़ते हैं, इन द इकोसिस्टम, दैट इज द सिस्टम इन विच वी स्टडी लिविंग और नॉन लिविंग मींस बायोटिक और एबायोटिक कंपोनेंट्स। तो सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु डिस्कवर्ड ऑक्सीजन? ऑक्सीजन मॉलिक्यूल या ऑक्सीजन जो हमारा एक नॉन मेटल है उसकी खोज किसने की है? जोसेफ प्रिस्टेली, अलेक्जेंडर एलेवेक्स, जोसेफ एस्फेडिन, डी रदरफोर्ड। तो करेक्ट आंसर इज जोसेफ प्रिस्टेली इज द करेक्ट आंसर हु डिस्कवर्ड द ऑक्सीजन गैस। ओके, ए इज द करेक्ट आंसर एंड यू नो दैट ऑक्सीजन इज अ नॉन मेटल और वेरी प्रीशियस फॉर अस बिकॉज इट इज अवर ब्रीदिंग गैस। तो इसकी खोज करना, इसका पता लगाना, इट्स अ वेरी ग्रेट अचीवमेंट। इट वाज डन बाय जोसेफ प्रिस्टेली। सो स्टूडेंट, These are your 50 क्वेश्चंस। आई होप आपने वीडियो को एंजॉय किया होगा। मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं कि आज आपने 50 में से कितना स्कोर किया है। बच्चों, आज आप इन क्वेश्चंस को अगर इतना वैल्यूएबल नहीं समझ रहे, एग्जाम देने के बाद जब हम वीडियो बताएंगे कि कितने क्वेश्चन हिट हुए हैं, तो उस समय आपको काफी रिग्रेट होगा। सो प्लीज फॉलो ऑल द वीडियोज वेरी सिंसियरली, कोई भी वीडियो स्किप नहीं करें। ओके, स्टैटिक जीके का हो या करंट अफेयर का या वो जीएस का, सब जगह से क्वेश्चन आने हैं। दिसंबर सेशन में अप टू 17-18 क्वेश्चन आते हैं जीएस से। सो प्लीज होपफुली यहां से क्वेश्चन आएंगे। आप वीडियो को फॉलो करते रहें, किसी भी संकल्प सीरीज को, किसी भी महायज्ञ सीरीज को, आहुति को स्किप नहीं करें, पूरा देखें, अपने पास क्वेश्चंस का कलेक्शन रखें और एग्जाम को क्वालिफाई करें। किसी भी इंफॉर्मेशन के लिए कॉल ऑन दीज नंबर। सो स्टूडेंट, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। सी यू सून विद द नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय।